Hello, girls. I am Dr. Amita. Today we will go to discuss about the determination of exchange rate, foreign exchange rate, जिसे कहा जाता है विनिमय दर का निर्धारण। विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इस विषय पर है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि विनिमय दर होती क्या है, व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमय दर क्या होता है, विदेशी विनिमय दर निर्धारण बाज़ार कहाँ क्या होता है, विदेशी विनिमय बाज़ार क्या होता है, विनिमय दर क्या होती है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो उसी टॉपिक को आगे चलते हुए कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, हम इस विषय पर पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि विदेशी विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर या लचीली, जिसे विनिमय दर कहा जाता है। हमने इन दोनों विनिमय दरों के बारे में, इनके लाभ और हानियों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि विनिमय दर का इतिहास क्या रहा है। तो उस सब के बाद आज हम आते हैं कि विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर और एक परिवर्तनशील विनिमय दर। जो स्थिर विनिमय दर होती है उसका जो निर्धारण होता है वो आपका स्थिर विनिमय दर का निर्धारण आपकी सरकार के द्वारा या जो भी व्यवस्था है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली संस्था होती है, जैसे सरकार होती है या कोई अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी उस विनिमय दर का निर्धारण करती है, तो वो व्यवस्था आपकी स्थिर विनिमय दर कहलाती है। अर्थात स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर विनिमय दर का निर्धारण व्यवस्था के द्वारा किया जाता है और वो एक बार विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर जब निर्धारित कर दी जाती है तो वो उसको बदलाव करने के लिए दोबारा से एक लंबा प्रोसीजर तय किया जाता है। तो विनिमय दर निर्धारण का सबसे पहले स्थिर विनिमय दर की बात करते हैं हम। इसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है क्योंकि वह इसमें परिवर्तन करने के योग्य होती है। जो हम औपनिवेशिक काल की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, तो विनिमय दर का जो निर्धारण है वह उस देश की स्टैंडर्ड इकाई के अंदर निर्धारित सोने के मूल्य के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गोल्ड के अंदर एक कंट्री के अंदर मान लीजिए $1 है और ₹1 है। $1 के अंदर $1 के अंदर 4 ग्राम सोना आता है और ₹1 के अंदर 2 ग्राम सोना आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 4 ग्राम सोना लेना है तो हमें कितना देना पड़ेगा, ₹2 देने पड़ेंगे। और अमेरिका का हमें $1 देना पड़ेगा, यानी कि $1 बराबर है ₹2 के। तो ये जो व्यवस्था होती थी, इस व्यवस्था के द्वारा इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था और इस व्यवस्था के द्वारा प्रारंभिक काल के अंदर विनिमय दर का निर्धारण किया गया कि हर राष्ट्र अपने देश की मुद्रा का मूल्य सोने के रूप में निर्धारित करता था और उस सोने के आधार पर दोनों देशों की एक करेंसी का एक्सचेंज रेट तय किया जाता था। और ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाता था, ये व्यवस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाता था और इस व्यवस्था को गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता था। और स्थिर विनिमय दर प्रारंभ के अंदर इसी प्रणाली के द्वारा निर्धारित की जाती थी। 1945 के अंदर जब IMF की स्थापना की गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और विभिन्न देशों ने अपनी अपनी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय बढ़ रहा था, तो विनिमय दर का निर्धारण करना अति आवश्यक था। तो सबसे पहले जो तरीका अपनाया गया था वो ये गोल्ड स्टैंडर्ड का तरीका अपनाया गया था। उससे पहले गोल्ड को ही एक्सचेंज किया जाता था।
करेंसीज़ को जब एक्सचेंज किया जाने लगा, करेंसीज़ के माध्यम से जब व्यापार किया जाने लगा, तो सबसे पहले जो प्रणाली अपनाई थी स्थिर विनिमय दर को निर्धारित करने की, उसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि विनिमय दर सरकारों द्वारा घोषित अपनी अपनी करेंसियों की प्रति इकाई सोने की कीमत पर आश्रित थी। सन 1977 में IMF के सभी सदस्य देशों ने स्थिर विनिमय दर का त्याग करके लचीली विनिमय दर प्रणाली को अपना लिया था। लचीली विनिमय दर प्रणाली को अपनाने का मुख्य कारण था कि जो सोने की दर के अंदर निर्धारण किया गया था प्रत्येक राष्ट्र ने, तो राष्ट्र के अंदर क्या हुआ, मांग और पूर्ति की जो स्थितियाँ थी वो स्थितियाँ बदलने लगी। कि जैसे हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर हमने एक्सचेंज रेट तय कर दिया कि $1 जो है 2 रुपये के बराबर है, अर्थात $1 के लिए आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन स्थितियाँ क्या होने लगी सभी राष्ट्रों के बीच में, उनकी जो डिमांड और सप्लाई थी, रुपए की और डॉलर की जो डिमांड थी, भारत के अंदर रुपए की मांग कम होने लगी और डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि हम अमेरिका से सामान ज़्यादा मंगवा रहे थे। ज़्यादा सामान मंगवाने का मतलब है कि उनकी पेमेंट हमें डॉलर के रूप में करनी थी। जब हम डॉलर के रूप में पेमेंट करने लगे तो रुपए की सप्लाई ज़्यादा करने लगे, डॉलर की डिमांड ज़्यादा करने लगे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लोग जो हैं उस $1 के बदले में क्या कहते हैं 2 रुपये की बजाय 4 रुपये तक देने के लिए तैयार होने लगे। और 4 रुपये देने के बजाय उनको बढ़िया रहा कि उन्होंने उस रुपये से सोना खरीदा और सोने के को देकर डॉलर को खरीदना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से डॉलर की कीमत जो है ब्लैक मार्केट के अंदर बढ़ने लगी कि अब जो है $1 4 ग्राम सोने के बजाय 6 ग्राम और 8 ग्राम सोने में आने लगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि एक्चुअल में गोल्ड ट्रांसफ़र होने लगा, कि राष्ट्र क्या करने लगे कि रुपए की जगह पर गोल्ड ट्रांसफ़र करने लगे। तो इम्पोर्टर्स जो हैं जब इस तरीके से गोल्ड के रूप में अपनी इंपोर्ट्स की पेमेंट करने लगे तो करेंसीज़ पर, इस एक्सचेंज रेट पर अत्यधिक दबाव बनने लगा और अर्थव्यवस्थाओं का बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट गड़बड़ाने लगी। तो ऐसी स्थिति में ये प्रणाली जो है वो टूट गई और 1947 में जब इंटरनेशनल लेवल पर जो पेट्रोल था, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी? क्योंकि जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने कार्टेल बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने एकाधिकार की स्थिति प्राप्त कर ली और उन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी। और लगभग सभी राष्ट्र जो हैं तेल का आयात करते थे। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि तेल का आयात करने की स्थिति में तेल की कीमतें जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उन लोगों को उस तेल की पेमेंट करने के लिए करेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी और उनके एक्सचेंज रेट गड़बड़ाने लगे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के ऊपर दबाव बना और उन्होंने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग करेंसी की बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी करेंसी का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर मूल्य जो है गिरने लगा। तो ऐसी स्थिति में कालाबाजारी को रोकने के लिए उन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट के बजाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपना लिया। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से होता है? ये बिल्कुल वही तरीका है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम, जो हम हर बाज़ार व्यवस्था में पढ़ते हैं कि बाज़ार व्यवस्था के अंदर कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। बाज़ार व्यवस्था के अंदर किसी भी वस्तु का, साधन का या किसी भी आर्टिकल की जो कीमत निर्धारण होती है वो उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। मांग और पूर्ति, मांग कितनी है आप जानते हैं, मांग कर्व क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है और पूर्ति वक्र क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है। किसी भी वस्तु की मांग कीमत के से विपरीत रूप से जुड़ी हुई होती है और किसी भी वस्तु की पूर्ति जो होती है वो कीमत से सापेक्ष रूप से जुड़ी होती है। तो इससे क्या होता है कि डिमांड कर्व आपका लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है और सप्लाई कर्व लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है। सिर्फ इस मांग और कीमत को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो हर वस्तु के केस में अलग अलग होते हैं। तो जब हम किसी भी यहाँ पर जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का निर्धारण करते हैं तो यहाँ पर हम बाज़ार व्यवस्था के अंदर
के द्वारा इसका निर्धारण करते हैं। और इसमें एक तरफ फॉरेन करेंसी की मांग की जाती है, मांग वक्र होता है, और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा की या फॉरेन करेंसी के सप्लाई कर्व होता है। विदेशी विनिमय बाजार अन्य प्रतियोगी बाजारों की तरह होता है। लिप्सी और क्रिस्टल इसकी डेफिनेशन देते हैं, और वो कहते हैं कि जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियाँ संतुलन कीमत को स्थापित करती हैं, जिस पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व हमारा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है, और सप्लाई कर्व हमारा लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है। तो डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ एक दूसरे को दोनों कट करते हैं, वहीं पर उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। और यहाँ पर किस चीज़ का निर्धारण होता है? फॉरेन एक्सचेंज का निर्धारण किया जाता है। तो अब बात आती है कि ठीक है, हमें ये बात पता है कि मांग वक्र लेफ़्ट राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है और सप्लाई कर्व लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है, लेकिन इनकी मांग और पूर्ति वक्रों की जो स्थिति होती है, उनको निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं, कौन लोग होते हैं जो किसी भी विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं या पूर्ति करते हैं, कौन उनकी मांग करता है, कौन उनकी पूर्ति करता है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, सब पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, अहम बात यह है। और इसी के द्वारा जो है वो विदेशी मुद्रा के लिए, विदेशी विनिमय के लिए मांग और पूर्ति वक्रों के अंदर बदलाव होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें मांग वक्र का व्यवहार और पूर्ति वक्र का व्यवहार समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है कि विदेशी विनिमय की मांग। विदेशी विनिमय की मांग कौन करेगा? भारत के अंदर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो डॉलर की डिमांड कब करेंगे? डॉलर की डिमांड उन्हें कब ज़रूरत पड़ेगी? जब उन्हें अमेरिका का कोई सामान खरीदना होगा, तब वो डॉलर की डिमांड करेंगे। उसके बाद और किस लिए करेंगे? कोई व्यक्ति अमेरिका में घूमने जाएगा, वो डॉलर की डिमांड करेगा। उसके बाद कौन करेगा? मुझे अमेरिका के शेयर्स खरीदने हैं अमेरिकी बाज़ार से, तो मैं डॉलर की डिमांड करूँगी। और मैं कब करूँगी डॉलर की डिमांड? जब भी मुझे अमेरिका के लोगों से, यूएसए के लोगों से किसी भी प्रकार का लेन देन करना है, तो मैं डॉलर की डिमांड करूँगी। मुझे वहाँ से कोई सामान ख़रीदना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है टूरिस्ट के तौर पर, या फिर मुझे वहाँ पे निवेश करना है, या उनका कोई सामान मुझे अपने देश में मंगवाना है, तो इन सारी स्थितियों में मैं क्या करूँगी? डॉलर की डिमांड करूँगी। तो डॉलर की जो डिमांड करने वाले लोग होते हैं, एक तो इम्पोर्टर होते हैं, देश के अंदर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से कोई सामान मंगवाना चाहते हैं। उसके अलावा वो लोग होते हैं जो वहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर जाना चाहते हैं, या फिर हमारी भारतीय एम्बेसी का वहाँ पर ऑफिस है, इंडियन एम्बेसी का, वहाँ पर उनको खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। सरकार को वहाँ से कुछ ख़रीदना होता है, सरकार भी तब डॉलर की डिमांड करेगी। तो ये सारी स्थिति जो होती हैं वो विदेशी मुद्रा की मांग करेंगी। अब विदेशी मुद्रा की जब मांग करते हैं, उनका भुगतान करने के लिए हमने उनसे कोई ऋण ले रखा है, उसका भुगतान करना है, विदेशों में निवेश करने के लिए, तो हमें डॉलर की डिमांड करेंगे। और ये जो डॉलर की डिमांड होती है, ये एक्सचेंज रेट से विपरीत रूप से संबंधित होती है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम? इसको हम कह सकते हैं कि $1 जो है, $1 पहले आपका 2 रुपये के बराबर है, ठीक है। और दूसरी स्थिति है जब $1 की कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है। तो सीधी सी बात है, पहली स्थिति में हमें $1 के बदले में 2 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरी स्थिति में $1 के बदले में 4 रुपये देने पड़ेंगे। तो 4 रुपये यानी कि ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाता है, हम किसी भी मुद्रा का घरेलू मुद्रा के रूप में जब मूल्य बढ़ जाता है, तो वो महंगी हो जाती है। यहाँ पर डॉलर महंगा हो गया है, तो डॉलर जब भी महंगा हो जाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि जैसे ही डॉलर के घरेलू मुद्रा के रूप में मूल्य बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट यही तो होता है, किसी भी मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य होता है। तो जब डॉलर हमारी घरेलू मुद्रा के रूप में महंगा हो जाएगा, तो डॉलर की डिमांड कम की जाएगी। इसी प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है, अर्थात यहाँ पर हमारा विदेशी मांग का जो कर्व होगा वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप
होगा, यानी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट जब ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर करेंसी जो है, फ़ॉरेन करेंसी जो है वो कम रहेगी, और जब फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो डिमांड फॉर करेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये यही बात कहता है कि जब विनिमय दर लो होती है तो वस्तु और सेवाओं का अधिक आयात किया जाता है। अधिक आयात का अर्थ है विदेशी विनिमय की अधिक मांग, अतः विदेशी विनिमय के मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। यह बताता है कि विनिमय की ऊंची दर पर विदेशी विनिमय मांग कम तथा निम्न दर पर उसकी मांग अधिक होती है। उसके बाद है विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय की पूर्ति कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे विदेशों को किए जाने वाले निर्यात, विदेशों से प्राप्त ऋण, विदेशी निवेश आदि आदि। साधारणतः विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विदेशी विनिमय दर में सीधा संबंध होता है। विनिमय दर के बढ़ने से विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ती है और विनिमय दर के घटने से विदेशी विनिमय की पूर्ति घटती है। अतः विनिमय पूर्ति वक्र का ढलान पॉजिटिव होता है, बाएं से दाएं होता है। विदेशी विनिमय की डॉलर की सप्लाई करने वाले लोग कौन से होते हैं? डॉलर की सप्लाई भारतीय बाजार के अंदर वो लोग करेंगे जिनके पास डॉलर होगा। कौन लोग करेंगे? एक तो जो निर्यातक होते हैं, भारत के निर्यातक जिन्होंने अमेरिका के अंदर अपना सामान बेचा है, उनको डॉलर के रूप में पेमेंट प्राप्त हुई है, तो यहाँ आकर क्या करेंगे, उस डॉलर को रुपए के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दे विल डिमांड फॉर द इंडियन करेंसी एंड दे विल सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, डॉलर को ही वो सप्लाई करेंगे। दूसरे कौन लोग करेंगे? अमरीकी नागरिक जो भारत के अंदर घूमने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर आएंगे, उनको खर्चा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उनको कोई रिक्शा हायर करनी है, उनको ताजमहल देखने जाना है, बस से जाना है, टैक्सी करके जाएंगे, होटल लेंगे, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उनको इंडियन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उनके पास होगी कौन सी? फॉरेन करेंसी होगी। तो वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई यानी कि डॉलर की सप्लाई करेंगे और रुपए की मांग करेंगे, तो वो सप्लायर्स हैं। ठीक है। अमेरिका के निवेशक हैं जो भारत के अंदर निवेश करना चाहते हैं, वो डॉलर की सप्लाई करेंगे और रुपए की मांग करेंगे। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये सब भारतीय रुपए के सप्लायर्स, फॉरेन करेंसी के, डॉलर के सप्लायर्स हैं और इंडियन करेंसी के बायर्स हैं। जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सप्लाई होगी, क्योंकि लोग मुनाफा कमाना चाहेंगे, वो ज़्यादा इंडियन करेंसी लेना चाहेंगे, और जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो इस डॉलर की सप्लाई कम रहेगी। तो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप रहता है। तो विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है? जैसा कि हम जानते हैं, डायग्राम में देखिए आप, डायग्राम के अनुसार क्या है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है वो कर्व कैसे होंगे? लेफ़्ट टू राइट डी कर्व जो है, जो डी कर्व है वो क्या है? आपका लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप कर्व है, और इसके अनुसार आपकी विदेशी मुद्रा का जो मांग है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, अर्थात ऊंची एक्सचेंज रेट पर। देखिए एक्स एक्सिस पर आपका, पहले आप डायग्राम को समझिए, ये डायग्राम क्या है? ये आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन को बताता है। इस कर्व के अनुसार क्या है? इस कर्व के अनुसार आपका एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया गया है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम सिंपल लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लेते थे, उसकी जगह पर कमोडिटी क्या हो गई? हमारी फॉरेन एक्सचेंज हो गई। और वाई एक्सिस पर क्या है? जहाँ पर हम प्राइस लेते थे, प्राइस का यहाँ पर नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है, यानी कि $1 का रुपए के रूप में मूल्य कितना है, या $1 का डॉलर के रूप में कितना मूल्य है, वो हम यहाँ पर लेंगे। डी कर्व हमारा डिमांड कर्व है, मैंने आपको बताया कि वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप है, और सप्लाई कर्व हमारा लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप कर्व है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट है। तो दोनों कर्व जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जिस कीमत पर बराबर होती है, डिमांड किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, और सप्लाई किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, वहाँ पर आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा आर पॉइंट पर। क्वांटिटी कितनी बेची और ख़रीदी जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की? क्यू क्वांटिटी। ठीक है। अब इसमें संतुलन क्या होता है? क्या एकदम से ये संतुलन प्राप्त हो जाता है या हिट एंड ट्रायल रहता है? ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है
कि आप कभी ये कीमतें जो है संतुलन कीमतों से ऊपर चली जाती हैं तो फोर्सेस होते हैं, मांग और पूर्ति के फोर्सेस उनको नीचे की तरफ धकेलते हैं, और कई बार कीमतें जो होती हैं संतुलन कीमतों से नीचे चली जाती हैं एक्सचेंज रेट की। तो मांग और पूर्ति का जो असंतुलन होता है वो, क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों विपरीत दिशा में काम करती हैं, जब एक दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो दूसरा उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए कि शुरू के अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, वहाँ पर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कितनी है, R1A है, और सप्लाई कितनी है, R1B है। यानी कि AB के बराबर जो गैप है, AB का जो गैप है वो क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, एक्सेस ऑफ सप्लाई। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ सप्लाई, पूर्ति का अधिक है। और पूर्ति जब अधिक होती है तो वो क्या करती है, कीमतों को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देती है, और इसकी वजह से क्या होगा, घूमते घूमते ये जो कीमतें हैं, ये कीमतें कहाँ आ जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी। एक मिनट रुकिए। ये कीमतें क्या हो जाएंगी आपकी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ इसको धकेलना शुरू कर देगी। दूसरी स्थिति है आपकी, यदि कीमतें R2 हैं, R2 कीमतों की स्थिति में, कीमतें मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका R2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड आपकी, डिमांड कर्व पर कहाँ पर ये लाइन टच कर रही है, D पॉइंट पर, यानी कि एक्सेस ऑफ ये क्या है, डिमांड कितनी है, R2D है, और सप्लाई कितनी है, R2C है। तो C और D के बीच का गैप क्या है, D डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, C सप्लाई को। तो हम देखते हैं कि D आगे है, C पीछे है, यानी कि डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ डिमांड कहेंगे। और एक्सेस ऑफ डिमांड जब ज़्यादा होती है किसी भी वस्तु की, तो वो क्या करती है, कीमतों को ऊपर की तरफ खींचती है, और इस प्रकार से घूमते घूमते कीमतें जो हैं, कभी ये ऊपर और कभी ये नीचे होती हुई, ये कीमतें घूमती घूमती वापस ई बिंदु पर पहुंच जाती है, संतुलन बिंदु पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से बाजार के अंदर, बाजार व्यवस्था के अंदर कीमतों का निर्धारण किया जाता है। अब क्या इन कीमतों के अंदर परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है तो किस वजह से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन कीमतों के अंदर परिवर्तन होगा, डिमांड कर्व के अंदर हमने शिफ्ट का पढ़ा है कि हमारा जो बाज़ार, हमारी जो व्यवस्था है उसके अंदर ये आपका डिमांड कर्व है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, और यहाँ पर प्राइस या एक्सचेंज रेट को हम कहते हैं, इधर होता है, ये हमारा डिमांड कर्व है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का। यहाँ पर संतुलन है ई बिंदु पर, और एक्सचेंज रेट R1 पर निर्धारित है। तो क्या ये R1 एक बार यहाँ पर निर्धारित हो गया तो क्या इसमें बदलाव नहीं होता, होता है कि कैसे होता है, आपका डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, यानी कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाए, आपका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, वो जो है कहाँ पर हो जाएगा, आपका E1 से शिफ्ट होकर E2 पर चला जाएगा, और एक्सचेंज रेट R2 पर चला जाएगा। यानी कि एक्सचेंज रेट, जब आपकी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है तो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, और जब डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट घटती है, ये डिमांड कर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। क्वांटिटी Q1, Q2 और Q3, यानी कि जब डिमांड घट गई है तो क्वांटिटी भी घट जाएगी, Q1 से Q3 पर आ जाएगी। जब आपकी डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो क्वांटिटी भी Q1 से बढ़कर Q2 पर चली जाएगी। यानी कि डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है, और क्वांटिटी भी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और जब डिमांड घटती है तो एक्सचेंज रेट भी घट जाता है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी घटती है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये डिमांड शिफ्ट क्यों होती है, क्यों ये आगे की तरफ जाती है, क्यों ये पीछे की तरफ जाती है, ये तो मांग की बात है। इसी प्रकार से जो पूर्ति होती है, पूर्ति के अंदर भी परिवर्तन होता है। पूर्ति कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए और
क्या कहते हैं पूर्ति कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर जब हमने डिमांड के परिवर्तन को देखा तो हम ये मानकर चल रहे थे कि पूर्ति जो है स्थिर है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आपकी डिमांड जो है वो स्थिर रहे और पूर्ति के अंदर परिवर्तन हो जाए, जैसा कि देखिए आप यहाँ पर कि आपका डिमांड कर्व वहीं पर टिका हुआ है, आपकी सप्लाई जो है वो S है। अगर ये बढ़ जाती है तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, S1 से S2 पर आ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी Q1 से बढ़कर Q2 पर आ जाएगी और एक्सचेंज रेट आपका ER1 से शिफ्ट बढ़कर घटकर, यहाँ पर देखिए सप्लाई जब बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट घट जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सप्लाई, ज़्यादा सप्लाई, एक्सेस ऑफ सप्लाई हमेशा कीमतों को नीचे की तरफ लेकर जाती है। सिंपल लॉजिक है, बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो वो कम कीमत पर भी बेचने के लिए तैयार होंगे। जिस तरफ कंपटीशन ज़्यादा होता है उसी तरफ कीमतें जाती हैं। अगर आपकी बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो वो कीमतों को हमेशा नीचे की तरफ लेके जाते हैं। ख़रीदने वाले अगर ज़्यादा होते हैं तो वो हमेशा कीमतों को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जब जैसे ही सप्लाई बढ़ती है आपकी एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ चला जाता है और जब सप्लाई घटती है यानी कि S1 से S3 पर आपका कर्व जाता है तो आपकी सप्लाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट R3 पर चला जाता है यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है और सप्लाई जो है मार्केट के अंदर घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि मांग में बदलाव होता है तो भी एक्सचेंज रेट में बदलाव होता है और पूर्ति में भी जब बदलाव होता है, पूर्ति वक्र में भी जब खिसकाव होता है तो पूर्ति में भी बदलाव होता है। सबसे पहला है एक्सचेंज रेट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस, निर्यात कीमतों में वृद्धि। इसकी वजह से क्या होता है? सबसे पहला कारण जो है इस मांग वक्र के अंदर खिसकाव जो है वो किस वजह से होता है? मांग कब बढ़ती है? जब निर्यात कीमतों में वृद्धि होती है। ये शिफ्ट की बात कही है इसने कि निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ने से घरेलू करेंसी के मूल्य में वृद्धि या ह्रास हो सकता है। ऐसा संतुलन विनिमय दर में परिवर्तन के द्वारा होता है। संतुलन विनिमय दर में परिवर्तन देश के अनुकूल होगा या प्रतिकूल, ऐसा निर्यात वस्तुओं की कीमत, मांग की कीमत लोच पर निर्भर करता है। ये देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली बात है, ये गहरी बात है। इसको करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, लचीली या नम्य विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा होता है। इसमें परिवर्तन जब होता है जब विदेशी विनिमय की मांग अथवा पूर्ति में परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप मांग अथवा पूर्ति वक्र खिसकने लगते हैं, जिसके कारण संतुलन विनिमय दर में भी परिवर्तन हो जाता है। किन कारणों से करेंसी की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होता है, इस संबंध में निम्नलिखित लगते हैं, जिसके कारण संतुलन विनिमय दर में भी परिवर्तन हो जाता है। किन कारणों से करेंसी की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होता है, इस संबंध में निम्नलिखित अवलोकन ध्यान योग्य है। सबसे पहली बात इसमें होती है कि निर्यात कीमतों में वृद्धि। एक्सपोर्ट जो सामान भेजा जा रहा है, मान लीजिए कि अमेरिका के अंदर घड़ियां बेची जाती हैं इंडिया से, और एक घड़ी का मूल्य इंडिया के अंदर 100 रुपये है, ठीक है, और $1 जो है 2 रुपये के बराबर है, तो वो वहाँ पर $50 के अंदर वो घड़ी खरीदी जाती है। अब क्या होता है कि जब भी आपकी घरेलू उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि वो वस्तु जो है अब वो घड़ी जो है 100 रुपये की बजाय वो अब 110 रुपये में मिलने लगी है। 110 रुपये में मिलने का मतलब क्या है कि अब उस घड़ी की डॉलर के रूप में जब हम कीमत करेंगे तो अब वो $50 से बढ़कर $55 में हो गई है। देखो, आप इसको ऐसे समझिए, 100 रुपये की घड़ी थी और एक्सचेंज रेट हमारा क्या था? $1 बराबर है
₹2 के, तो ₹2 के बराबर होने के कारण ₹100 की कीमत कितनी होगी, $50 हो गई। $50 में ₹100 की घड़ी वहाँ $50 में मिलती है। अब क्या है, उस घड़ी की कीमत 100 से बढ़कर ₹110 हो गई, तो डॉलर के रूप में उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, $55। $50 से बढ़कर वो $55 में हो गई है। वो स्थिति है जब आपका एक्सचेंज रेट क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब एक्सचेंज रेट स्थिर रहने की स्थिति में क्या होगा कि अब वो $55 की हो गई है वो घड़ी वहाँ पर। अब स्थिति क्या होगी कि उस घड़ी की वहाँ पर डिमांड देखी जाएगी कि वो डिमांड कैसी है। अगर वो घड़ी वहाँ पर उसकी डिमांड, वो चीज़ ऐसी है, घड़ी की बजाय मान लीजिए अगर वो गेहूँ होता, तो गेहूँ ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम नहीं चलेगा, नेसेसरी आइटम है। नेसेसरी आइटम के केस में डिमांड कैसी हो जाएगी उसकी, इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है कि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उसको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो वो 50 की जगह अगर वो $55 की हो गई तो भी लोग उसको खरीदेंगे। तो सीधी सी बात क्या होगा कि घरेलू जो करेंसी होगी उसकी डिमांड वहाँ पर हमारी जो रुपया होगा, रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो $50 की बजाय $55 की उसको खरीदेंगे और वो ₹100 की बजाय $110 देने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी घरेलू करेंसी की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कमोडिटी कैसी है, इनइलास्टिक डिमांड है उसकी। और यदि वो घड़ी है, वो वस्तु क्या है, घड़ी है, तो घड़ी ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड, वो एक कंफर्टर है, उसके बिना काम आसानी से चल जाएगा। जब वो महंगी होगी तो लोग उसकी डिमांड, यदि इलास्टिक डिमांड होगी तो वो कम उसकी डिमांड करेंगे। कम डिमांड करने की स्थिति में क्या होगा कि वो उसकी जो टोटल क्वांटिटी वहाँ पर सेल होगी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा उतनी ही आएगी जितनी पहले आती थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी घरेलू वस्तु की विदेशों में मांग इनइलास्टिक होती है, अर्थात विदेशी बाजार में उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता, तब वस्तु की कीमत में वृद्धि का अर्थ घरेलू करेंसी की अधिक मांग है। क्योंकि हमारी वस्तुओं की लोचशील मांग का निहितार्थ होगा कि कीमत में परिवर्तन के बावजूद मांग में कोई परिवर्तन न होना, और हमारा ये जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब घरेलू वस्तुओं की मांग जो है विदेशी बाज़ार के अंदर इलास्टिक होती है, लोचशील होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके कब होगा, जब उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा। वो इंडिया की बजाय जापान से घड़ियां खरीदना शुरू कर देंगे, जापान से लेना शुरू कर देंगे, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, घरेलू कीमत के बढ़ने से मांग घटेगी, जिसकी फलस्वरूप घरेलू करेंसी की मांग भी घट जाएगी। यानी कि कीमत दोनों ही स्थितियों में, घड़ी महंगी हुई है, ₹100 से 110 की हुई है, लेकिन अगर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है या वो इनइलास्टिक डिमांड की है, नेसेसिटी है, तो वो क्या रहेगा, हमारा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, D1 से D2 पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जो डिमांड है अगर उसकी डिमांड इलास्टिक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा जो D1 था, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 पर नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। तो घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार के अंदर हमारी करेंसी की डिमांड घट जाएगी और एक्सचेंज रेट पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब घरेलू बाजार के अंदर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण आपका विदेशी विनिमय घटता या बढ़ता है, तो इसको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ये अलग से क्वेश्चन आता है कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है। एप्रिसिएशन होता है कि जब बाज़ार में मांग और पूर्ति के नियमों के हिसाब से हमारी करेंसी का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में यहाँ R1 से R2 पर चला जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसको एप्रिसिएशन कहा जाता है। और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है।
ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाया है वो इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। एप्रिसिएशन मूल्य में वृद्धि हो जाती है जब हमारा कर्व जो है ये यहाँ से यहाँ, जब हम R से R1 पर जाते हैं तो ये एप्रिसिएशन होता है, और जब हम R से R2 पर जाते हैं तो ये डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास होता है। और ये मूल्यह्रास होगा या मूल्य में वृद्धि होगी, ये निर्भर करता है हमारी वस्तु की, घरेलू उत्पाद की बाज़ार के अंदर मांग लोचदार है या बेलोचदार है। अगर वो लोचदार होती है तो डेप्रिशिएट होता है, नीचे की तरफ आता है। अगर वो बेलोचदार होती है तो वो एप्रिसिएशन होता है। उसके बाद है दूसरा जो मैंने आपको बताया था, आयात कीमतों में वृद्धि। पूर्ति वक्र का ऊपर की देखो, यहाँ पर सप्लाई कर्व कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या है, डिमांड कर्व कांस्टेंट है। डिमांड कर्व कांस्टेंट होता है, सप्लाई में जो चेंज होता है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहाँ से होती है, वो आयात पर निर्भर करती है। तो आयात पर जब आयात पर निर्भर करेगी हमारी, तो यहाँ पर हमारी फॉरेन करेंसी सप्लाई कर्व जो है वो डिपेंड करेगा कि आयात कीमत में वृद्धि का क्या असर पड़ता है। जब मान लीजिए हम वहाँ से कोई वस्तु आयात कर रहे हैं और वो वस्तु की मांग हमारे देश के अंदर बेलोचदार है, तो सीधी सी बात है वो वस्तु जब महंगी होगी तो भी हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो हम डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई हम कर रहे हैं घरेलू मुद्रा की। एक्सपोर्ट करते हैं तो घरेलू मुद्रा की डिमांड किन के द्वारा की जाती है, घरेलू मुद्रा की मांग की जाएगी जो हमारा अमेरिका के लोग हैं उनके द्वारा। और घरेलू मुद्रा की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, जो देश के अंदर इम्पोर्टर्स होते हैं। तो घरेलू मुद्रा की जो डिमांड है उसके ऊपर असर जो डालते हैं वो हमारे इम्पोर्टर्स डालते हैं, एक्सपोर्टर्स डालते हैं। और जो हमारी घरेलू मुद्रा की पूर्ति होती है उसके ऊपर असर हमारी इम्पोर्टर्स का बिहेवियर डालता है। देश के अंदर इम्पोर्टर, वहाँ पर भी इम्पोर्टर अगर हम बात करें तो विदेशी इम्पोर्टर हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं तो देसी इम्पोर्टर हैं, देश के अंदर जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय इंपोर्टर्स की डिमांड होगी, इस सप्लाई होगी, बिहेवियर होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो रुपए की सप्लाई करेंगे और डॉलर की डिमांड करेंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई जो है वो घरेलू मुद्रा की डिमांड और सप्लाई है, रुपए की डिमांड और सप्लाई है, ना कि आपकी डॉलर की डिमांड और सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये एक विशेष बात है गर्ल्स, इसको बहुत ध्यान से रखें कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ये जो डिमांड और सप्लाई कर्व हैं, ये डिमांड घरेलू मुद्रा की मांग और घरेलू मुद्रा की पूर्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, ना कि डॉलर की। तो आयात कीमत में वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब उस वस्तु की, मान लीजिए अनाज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अनाज के बिना काम नहीं चलेगा। अनाज महंगा होते ही घरेलू बाज़ार में लोग डिमांड उसकी पहले जितनी ही करेंगे, तो क्या करेंगे, अब वो महंगा हो गया, 100 की बजाय 110 का हो गया, तो हमारे लोग जो हैं 100 की बजाय 110 देना शुरू करेंगे कि जो सप्लाई है घरेलू करेंसी की 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। आगे की तरफ शिफ्ट होते ही क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रीशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएट, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये आपका R से घटकर R2 पर आ जाएगा और सप्लाई जो है Q से बढ़कर Q2 पर आ जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि आपका जो कर्व है, जब आपकी डिमांड जो है इलास्टिक डिमांड है, या इलास्टिक डिमांड कैसे हो सकती है कि या तो लोगों का उस वस्तु के बिना गुजारा चल सकता है, या फिर उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि वो एक देश का, मतलब कि वो अमेरिका का सामान छोड़ के चाइना से का सामान लेना शुरू कर दे जिसकी कम कीमतें हैं। तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाता है, तो उससे वो क्या करेगा, वो उसकी अमेरिका के सामान की डिमांड छोड़कर, और वो कहाँ पर इम्पोर्टर क्या करेगा, चाइना से सामान मंगवा लेगा। और उसकी स्थिति में क्या होगा, चाइना का सामान सस्ता होगा, तो उसका जो घरेलू बाज़ार के अंदर जो डॉलर एक्सचेंज मार्केट थी, वहाँ पर उसकी सप्लाई जो है वो रुपए के रूप में घट जाएगी, क्योंकि वो इलास्टिक डिमांड होने के कारण वो दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हो गया है, क्लोज सब्स्टिट्यूट पर।
तो करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, क्वांटिटी उसकी घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्थिति होती है, पूर्ति वक्र में खिसकाव होता है सप्लाई कर्व के कारण, सप्लाई कर्व के कारण आपकी जो करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होती है वो आयात कीमतों में परिवर्तन के कारण होती है, और जो डिमांड कर्व के अंदर शिफ्टिंग होती है वो जो है आपकी एक्सपोर्ट कमोडिटी प्राइस के कारण होती है। जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें तो आपकी डिमांड कर्व को, इसको दोबारा देखिए एक बार, कि आपकी निर्यात वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर डिमांड कर्व को प्रभावित करती हैं, और आयातित वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो वो किसको प्रभावित करती हैं, उसके कारण जो सप्लाई कर्व होता है उसके अंदर शिफ्ट होता है। आयात कीमतों में परिवर्तन के कारण आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, सप्लाई ऑफ व्हाट, डोमेस्टिक करेंसी, और निर्यात कीमतों में परिवर्तन के कारण डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कर्व शिफ्ट होता है ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद है कीमत स्तर में परिवर्तन, दोनों का, मांग और पूर्ति के दोनों कर्व का एक साथ परिवर्तन होना। मांग और पूर्ति दोनों कर्व के अंदर जब एक साथ परिवर्तन होता है तो वो स्थिति कब होती है, वो स्थिति होती है कि मुद्रास्फीति के कारण देश का कीमत स्तर विदेशी कीमत स्तर से ऊंचा है, तो घरेलू वस्तुएं, मतलब कि दोनों ही देशों के अंदर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिसका परिवर्तन ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें निर्धारित होगी। कहने का मतलब है, यदि देश का कीमत स्तर, देश के अंदर, भारत के अंदर कीमतें अमेरिका की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, सिंपल टर्म्स में इसको हम ऐसे कहेंगे, और टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज़ हायर इन इंडिया देन इन अमेरिका। अमेरिका की तुलना के अंदर भारत के अंदर मुद्रास्फीति की दर जब ज़्यादा महंगी होती है तो हमारी घरेलू वस्तुएं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा महंगी होंगी और विदेशी वस्तुएं तुलनात्मक रूप से सस्ती होंगी। तो परिणाम स्वरूप विदेशियों द्वारा घरेलू करेंसी की मांग घट जाएगी, क्योंकि वो हमारा सामान कम खरीदेंगे और हमारी जो घरेलू करेंसी होती है उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि घरेलू करेंसी का पूर्ति वक्र लेफ़्ट टू राइट, सप्लाई कर्व बढ़ जाएगा और डिमांड कर्व घट जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि नेट एक्सचेंज रेट आपका घट गया, क्वांटिटी उतनी की उतनी रही। यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में जब कीमत दर, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा विदेशी करेंसी की तुलना में तो हमें नुकसान है, हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाता है। और दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि यदि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है विदेशी इन्फ्लेशन रेट से कम होगा तो हमारी जो डिमांड है हमारी करेंसी की, क्योंकि जो वो हमसे सामान खरीद रहे हैं उस पे वो तो बढ़ जाएगी, और जो हमारी डिमांड है उनके प्रोडक्ट के लिए आयात की कीमतें जो हैं वो तुलनात्मक रूप से घट जाएगी। यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई तो घट जाएगी और हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। दोनों स्थितियों में क्या होगा, आपका एक्सचेंज, दोनों मिलकर कंबाइंड रूप से एक्सचेंज रेट को बढ़ा देंगे, एप्रिशिएट कर देंगे। उसके बाद है पूंजी का आंतरिक तथा बाहरी प्रवाह। जब देश के अंदर करेंसी आती है, सीधी सी बात है, देश के अंदर करेंसी, अमेरिका वाले लोग जो हैं डॉलर को बेचेंगे और रुपए को खरीदेंगे, तो सीधी सी बात है ये वाली स्थिति रहेगी। यानी कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब देश के अंदर क्या होगा, आंतरिक प्रवाह होगा, देश के अंदर डॉलर आएगा इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में, तो हमारी करेंसी की डिमांड, क्योंकि वो डॉलर को देकर रुपया लेंगे और रुपए से यहाँ के शेयर्स खरीदेंगे, तो ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा करेंसी एप्रिशिएट होगा। दूसरी स्थिति है आउटफ्लो। जब हमारे देश के लोग विदेशों में पैसा लगाएंगे तो देश से पैसा बाहर जाना शुरू हो जाएगा, डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, और वो स्थिति क्या होगी, वो स्थिति होगी हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो घटनी शुरू हो जाएगी। विदेश से स्वदेश को पूंजी को आंतरिक प्रवाह घरेलू करेंसी की पूर्ति को घटाता है,
तथा इसका पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। पूर्ति वक्र का बाईं ओर खिसकना संतुलन विनिमय दर को ऊंचा उठाता है, अर्थात घरेलू करेंसी के मूल्य में एप्रिसिएशन होती है। इसी प्रकार स्वदेश से विदेश को होने वाले पूंजी के प्रवाह, बाहरी प्रवाह से घरेलू करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होती है और जिससे पूर्ति वक्र बाएं दाईं ओर खिसक जाता है और पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकने से विनिमय दर घटता है, अर्थात घरेलू करेंसी का मूल्य ह्रास होता है। क्रिस्टल और लिप्सी कहते हैं कि विदेशी पूंजी के आवागमन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि पूंजी के आयातक देश की करेंसी के मूल्य में वृद्धि करते हैं, पूंजी के आयातक, ठीक है। और निर्यातक जो होते हैं, निर्यातक कौन है? जो दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं, तो उनके कारण क्या होता है? करेंसी के मूल्य के अंदर कमी आती है, ठीक है। वो निर्यातक है ना, तो वो डोमेस्टिक करेंसी को सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई कर आगे की तरफ शिफ्ट होगा और इससे एक्सचेंज रेट घट जाएगा, ठीक है। और पूंजी के जो आयातक देश होते हैं उससे क्या होता है? हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद संरचनात्मक परिवर्तन, जब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब होता है कि जब रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाते हैं, यानी कि लोग खेती बाड़ी छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करना शुरू करते हैं और फैक्ट्रियों को छोड़कर सर्विस सेक्टर के अंदर कॉल सेंटर्स और ये जो बैंकिंग और टेलीफोनिक सर्विसेज होती हैं इनके अंदर जब काम करना शुरू करते हैं तो ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। तो स्ट्रक्चरल चेंज के कारण क्या स्थिति रहती है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नव परिवर्तन है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है और इसकी वजह से विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुओं के उत्पादन की मांग बढ़ जाती है। प्रोडक्ट क्वालिटी एप्रिशिएट होती है और इसका देश के जब निर्यात बढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा देश को एक्सचेंज रेट के रूप में होता है। यदि घरेलू उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आगे न टिक सके तो इसके उलट भी हो सकता है। ये आपका क्वालिटी एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है तो ये आपके स्लो भी हो सकता है, इन्वर्सली अफेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न है वो है ब्याज दर। एक्सचेंज क्या है? अक्सर जो ब्याज दर क्या होता है? ब्याज होता है कैपिटल, पूंजी की कीमत। पूंजी क्या होती है? कैपिटल जिसे हम जानते हैं, और कैपिटल का जो प्राइस होता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर। तो इसको समझने के लिए कैसे एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंटरनेशनल देखना पड़ेगा। कुछ राष्ट्र, जैसा कि हम जानते हैं, हमने हेक्सर-रोलिन थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें हमने देखा कि अलग अलग राष्ट्रों के अंदर अलग अलग फैक्टर एंडोवमेंट होती है। कुछ राष्ट्र होते हैं जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होती है, कुछ राष्ट्र होते हैं जहाँ पर लेबर ज़्यादा है। तो जहाँ पर जो वस्तु बहुतायत मात्रा में होती है वहाँ पर उसकी कीमत उतनी ही कम होती है। तो जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनके अंदर अक्सर पूंजी ज़्यादा होती है। पूंजी ज़्यादा होने का मतलब वहाँ पर एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर, पूंजी की कीमत क्या होती है? ब्याज कम होता है। और कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पूंजी की कमी होती है। भारत जैसे राष्ट्र जहाँ पर जो लेबर है, श्रमिक होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम सिर्फ बात यहाँ पर किसकी करेंगे? पूंजी की बात करेंगे। तो जिन राष्ट्रों के अंदर पूंजी ज़्यादा होती है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? लो होता है। और कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जहाँ पूंजी की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? अधिक होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो ग्लोबलाइजेशन में इस करेंसी की मूवमेंट को फ्री बना दिया गया है, तो बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस कर दी गई हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो ये विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों के अंदर जब पूंजी की अधिकता है
तो यहाँ के लोग मुनाफा कमाने के लिए इन अल्प विकसित देशों के अंदर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन्हें यहाँ पर ज़्यादा कीमतें मिलती हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट होता है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होने के कारण अलग ये पूंजी का प्रवाह होता है। जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है उन राष्ट्रों से पैसा कहाँ जाना शुरू कर देता है, जिन राष्ट्रों के अंदर ब्याज की दर ज़्यादा होती है। तो जब डॉलर अमेरिका से इंडिया के तरफ आता है ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विदेशी परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी देश में आने लगती है। इसके कारण घरेलू करेंसी की मांग बढ़ जाती है और जिससे विनिमय दर अनुकूल हो जाती है, किंतु सापेक्ष निम्न ब्याज दर का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो करेंसी जब लो इंटरेस्ट रेट से हाई इंटरेस्ट रेट की तरफ करेंसी आती है मार्केट के अंदर, डॉलर इधर आता है, तो सीधी सी बात है बाज़ार के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और घरेलू करेंसी की मांग बढ़ जाती है। तो घरेलू करेंसी की मांग बढ़ती है तो इससे विनिमय दर, सीधी सी बात है जो हमने किया था, जब भी घरेलू करेंसी की डिमांड बढ़ेगी यानी कि इसका डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपकी स्थिति क्या रहेगी। जब डिमांड कर्व आपका D से D1 की तरफ जाता है तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, एप्रिशिएट होता है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जिसके कारण इस एक्सचेंज रेट पर प्रभाव पड़ता है। डिमांड और सप्लाई कर्व ऊपर नीचे शिफ्ट होते हैं। जैसे प्रोटेक्शन पॉलिसी